स्टार्ट कर। अपन देख रहे थे कि एक CO2 का अपचयन करने के लिए C3 जो चक्र है ना, वो कितनी बार चलता है? एक बार चलता है। ठीक है, एक बार एक CO2 के लिए। तो अपन को पता है कि जब अपन 6 CO2 का यूज करते हैं, जब जाके क्या बनता है अपने पास में? एक ग्लूकोज का अणु मिलता है। क्या बनता है बच्चों? एक ग्लूकोज। तो यदि मैं बात करूं कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक अणु ग्लूकोज का बनाने के लिए मेरे को कितनी बार C3 साइकिल करवाना पड़ेगा? तो अपन को पता है बच्चों, 6 बार क्या करवाना पड़ेगा? C3 साइकिल करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? C3 या केल्विन साइकिल करवाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अपन बात कर देंगे कि कितनी तो ATP और कितने NADPH2 यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। तो मैं बात करूं कि एक CO2 का जब अपन अपचयन करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपन को 3 तो ATP और अपन को 2 NADPH2 चाहिए। क्या चाहिए? 3 ये। तो मैं बात करूं कि एक ग्लूकोज के लिए, जब मेरे को एक ग्लूकोज का क्या करवाना है? अपचयन करवाना है। कहने का मीन्स 6 CO2 का मेरे को अपचयन करवाना है। तो एक के लिए इतनी थी, तो 6 के लिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 तिया कितने होते रहे? 6 कम 6 बार 6 तिया 18। तो यहाँ पे 18 तो ATP आ जाएगी और 12 क्या आ जाएगी अपने? NADPH2 आ जाएगा। आ गया बच्चों समझ में? और ये क्वेश्चन अभी ऐसे कैसे उठ के आपके नीट 2024 के पेपर में उठा था कि एक CO2 का अपचयन करने के लिए C3 साइकिल में कितने ATP और कितने NADPH2 की आवश्यकता होती है? तो 3 तो अपने ATP चाहिए, 2 NADPH2 चाहिए। सिंपल था। और इसको गुणा कर दो, एक ग्लूकोज के लिए आ जाएगा, क्योंकि एक ग्लूकोज 6 से होती है, तो गुणा कर दो। वेरी सिंपल। ठीक है, ये अपना हो गया C3। अब अपन को ध्यान रखना कि C3 पौधों के एग्जाम्पल, C3 पादप, इसके उदाहरण क्या क्या है? तो इसमें ध्यान रखना, एक तो धान आ जाता है, इसमें अपना गेहूं आ जाता है, इसमें अपने जौ आ जाते हैं। वैसे लगभग पौधे, मैं बात करूँ 80% पौधे पृथ्वी पर, तो वो अपने C3 है। फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, गिने चुने जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ अपनी जो जई है वो आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। रागी वगैरह आ जाती है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें, ये हो गया अपना C3। अपन बात करते हैं C4 पौधे। कौन से पौधे? C4 पादप। C4 चक्र की बात करते हैं अपन, इसमें C4 साइकिल में अपने आ जाएंगे वो पादप। तो C4 पादप को हेच वे स्लेक चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि हेच वे स्लेक नाम के वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवरी की थी। C4 क्यों बोला बच्चों? तो यहाँ पर जो पहला उत्पाद है वो कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। तो यहाँ में मैं बात करूँ प्रथम स्थायी उत्पाद, प्रथम स्थायी उत्पाद। तो इसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो है OAA, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का। इसलिए इसका नाम हो गया C4 साइकिल। क्या नाम हो गया? C4 साइकिल। इसके बाद वही मैं बात करूं कि अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? अंतिम उत्पाद, तो इसका जो अंतिम उत्पाद है वो है बच्चों PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इसका पूरा नाम होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो पेप बनेगा। मैं बात करूं मुख्य एंजाइम क्या है इसका? मुख्य एंजाइम क्या है इसका? तो इसका जो मुख्य एंजाइम है बच्चों वो होता है पेपको। पेपको यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। नेक्स्ट अपन बात करें इसके ऊपर, तो इसका जो प्रथम CO2 ग्राही है, कौन बच्चों? प्रथम CO2 ग्राही। तो इसका जो प्रथम CO2 ग्राही है, वो प्रथम CO2 ग्राही कौन है? इसमें है PEP। पेप इसका क्या है? प्रथम। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जिन पौधों में भी C4 साइकिल पाया जाता है उन पौधों में एक विशेषता पाई जाती है पत्तियों के अंदर, और उस विशेषता को बोला जाता है क्रेंज शारीरिकी। तो वो विशेषता क्या है ये कोई नहीं पूछेगा आपको, तो ये पूछा जाता है कि क्रेंज शारीरिकी किन पौधों में देखी जाती है? C4 में। तो ध्यान रखना, इन पौधों में क्या देखी जाती है? क्रेंज शारीरिकी। शारीरिकी यानी कि बोले तो क्रेंज एनाटोमी देखी जाती है किन के अंदर? इन पौधों के अंदर।
आ गया बच्चों समझ में कि क्रेंज एनाटोमी किस में देखे जाते हैं ये, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि क्रेंज एनाटोमी किन पौधों में, तो वो देखी जाती है C4 पादपों में। C4 पादपों की मैं भी आपको एग्जाम्पल बताऊं तो गन्ना आता है, सबसे पहले इसकी खोज गन्ने में हुई थी। उसके बाद मक्का आ जाता है इसमें, मक्के के बाद बाजरा आ जाता है, जवार आ जाता है, अपने मक्का आ जाता है, बाजरा आ जाता है, और ये जवार आ जाता है। ये आपको इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना है। साथ में यदि मैं द्विबीजपत्री पौधों की कुछ बात करूँ तो इसमें अमेरेंथस आ जाता है। क्या आ जाता है? अमेरेंथस। और साथ में U4BAC, U4BAC इसमें आ जाता है। U4BAC फैमिली एक, और अमरेंथस जैसे मैं बात करूँ चोले वगैरह, और U4BAC में जैसे मैं बात करूँ अपने आंवला हो गया, अपने अरंडी हो गई, कास्टर जिसको बोलते हैं अपन, इसको जेट्रोफा हो गया, ये किस में आ जाते हैं? अपने C4 प्लांट के अंदर आ जाते हैं। तो ये बच्चों आपको C4 का थोड़ा समझ में आया होगा। C4 में भी वही अपन क्या गणना करते हैं, ATP NADPH2 ये कितने चाहिए, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं तो एक C4 साइकिल से एक CO2 का अपचयन होगा, ठीक है। तो वही अपन को पता है कि 6 CO2 के लिए कितनी बार होगा? 6 बार। तो ये तो सिंपल है। तो एक ग्लूकोज के लिए कितनी बार होगा? 6 बार। तो ये तो अपन को पता है। बट ध्यान रखना कि C3 चक्र है ना, C3 चक्र को सार्वत्रिक चक्र कहते हैं। सार्वत्रिक चक्र, यानी कि C3 चक्र ऐसा है जो C3 में भी चलेगा, C4 पौधे में भी चलेगा, और केम पौधे में भी चलेगा। यानी कि भोजन तो C3 से बनने वाला है, ये तो एक एक्स्ट्रा साइकिल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी C3 में जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी ATP चाहिए, जितने NADPH2 चाहिए वही चाहिए, बट एक्स्ट्रा कहाँ लगेंगे? यहाँ जब C4 चक्र चलता है ना, उस C4 चक्र में एक CO2 को अपने जब घुमाते हैं तो उसमें अपनी 2 ATP एक्स्ट्रा लगती है। कितनी ATP बच्चों? 2 ATP। तो मैं बात करूँगी जब 6 CO2 अपन घुमाते हैं तो उसमें कितनी ATP एक्स्ट्रा लग जाएगी? 12 ATP। 12 ATP। अब 12 ATP अपन को C4 चक्कर में एक्स्ट्रा लग रही है, तो मैं बात करूँ C4 पौधे में, C4 पादप में, तो अपन को पता है कि C4 पादप में 2 चक्कर चलते हैं, एक तो C4 चक्कर चलता है और एक C3 चक्कर चलता है। C4 से उसमें क्या होगा? CO2 बनेगी, और C4 से उसमें खाना बनेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या बात की भी कि C4 चक्कर में कितनी ATP? 12 ATP। तो एक ग्लूकोज के लिए मैं एक G लिख देता हूं, एक ग्लूकोज के लिए 12 ATP तो लगे C4 साइकिल में, और यहां पे अपनी कितनी लग रही थी, ये तो अपने देख ली थी, 18 ATP। और यहां पे मैंने बात की थी कि 12 NADPH2। आ गया बच्चों समझ में? तो यदि मैं बात करूं कि C4 पौधों में टोटल कितनी ATP चाहिए, तो 12 + 18 कितनी होती है भाई? 20, 30 हो गई। तो 30 तो अपन को क्या चाहिए? ATP चाहिए, और 12 मेरे को क्या चाहिए बच्चों? NADPH2 चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? ये अपने C4 प्लांट भी कंप्लीट हुए। लास्ट अपन देख लेते हैं केम प्लांट, जिसका इतना कोई ज़्यादा आता नहीं है अपने केम प्लांट का, फिर भी अपन थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। केम पादप। केम पादप का जो पूरा नाम होता है वो होता है क्रेप्सुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसका पूरा नाम होता है क्रेप्सुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इन पौधों की एक खासियत है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, और कुछ भी नहीं पूछा था, और तो सारा C4 की जैसे है। इसमें जो काम दिन में होना होता है वो नाइट में होता है, और जो नाइट में होना होता है वो दिन में होता है। और वो काम क्या है? रंध्रों का खुलना, रंध्रों का खुलना। इसमें क्या होता है, इसमें रंध्र है ना, दिन में तो क्या होते हैं? बंद। वैसे नॉर्मल कंडीशन में रंध्र दिन में खुलते हैं, और रात्रि में क्या होते हैं? खुलते हैं, यानी कि खुले। और ऐसे प्लांट को बोला जाता है स्कोटो एक्टिव प्लांट। स्कोटो एक्टिव प्लांट या पादप। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्कोटो एक्टिव प्लांट कौन से होते हैं?
केम पौधे जिनमें रंध्र दिन में तो बंद और रात्रि में खुलते हैं। स्कोटोएक्टिव का मीन्स होता है कि रात के टाइम सक्रिय रहने वाली चीज़ स्कोटोएक्टिव। तो रात में क्या होते हैं, रंध्र सक्रिय रहते हैं, खुलते हैं, इसको स्कोटोएक्टिव प्लांट बोलते हैं। ठीक है, केम में वही है, पेप अंतिम उत्पाद है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड प्रथम उत्पाद है, पेप को इसका मुख्य एंजाइम है जो कि C4 में था। तो सारा का सारा C4 वाला सीन है। आपको ध्यान रखना है कि रंध्र कब खुलते हैं कब बंद रहते हैं। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, रेगिस्तानी पौधे, रेगिस्तानी पादप, और जिनमें भी मैं यदि फेमस कुछ एग्जाम्पलों की बात करूँ जो एग्जाम में आते हैं, तो एक तो केक्टस ध्यान रखना बच्चों, केक्टस। दूसरा आपको ध्यान रखना है गंवार पाठा, गंवार पाठा जिसको एलोवेरा बोल देते हो आप। इसके बाद तीसरा आपको ध्यान रखना है बच्चों क्या, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल पे थोड़ा टिक लगा लेना क्योंकि कंफ्यूज करता है, पाइनएप्पल केम पौधा है। ओके बच्चों, आपको समझ में आया होगा अपना प्रकाश संश्लेषण। सिंपली मैंने बताने की कोशिश की है, जो कि अपने जेट आईसीआर की जो एग्जाम होती है उनमें आपके इनके जो सिंपली क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको वहाँ पे क्लियर करवा दिए, और जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट वगैरह थे वो मैंने आपको वहाँ पे क्लियर करवा दिए। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर लेके आऊँ वो आप बताना। वीडियो अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।